new rates will come into effect from 22nd September. देश में सरकार ने जीएसटी 2.0 लॉन्च कर दिया है। बाजार से लेकर आम लोगों तक में जीएसटी सुधार को लेकर जबरदस्त उत्साह है, लेकिन विपक्ष में इस पर सियासत और क्रेडिट लेने की होड़ लगी है। एक और कांग्रेस इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रही, तो दूसरी ओर कह रही कि राहुल गांधी की सलाह मानने में सरकार को 9 साल लगे। अगले 9 महीनों में इस सरकार की विदाई तय है। 2016 से राहुल जी 2 ही स्लैब्स की बात कर रहे हैं। इनको या तो समझने में 9 साल लग जाते हैं, या अपने अहंकार को नीचे करके फिर राहुल जी की सलाह मानने में 9 साल लग जाते हैं, मुझे नहीं मालूम। अब हमने अभी एक आवाज कल उठाई है, अब इनके पास 9 साल तो बचे नहीं। अब अगले 8-9 महीने में भी, मुझे लगता है वो भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 8-9 हफ्ते में ये भी सलाह मान ले राहुल जी की तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर हम आके कर देंगे, चिंता मत। और जहां तक ये कहना कि राहुल गांधी के कहने पर हुआ है, देखिए भैया, गांधी परिवार के कहने पर तो ये सूर्य चंद्र भी आत जात करते हैं। ये गांधी परिवार ही कह रही तो ब्रह्मांड है, वरना ब्रह्मांड थोड़ी होता। आप बताइए, भारतवर्ष होता क्या अगर गांधी परिवार नहीं होती? ये इनकी मानसिकता है कि सब कुछ इनके कहने पर हो रही है। और मैं केवल प्रवक्ता के नाते नहीं, एक साधारण व्यक्ति के नाते कहता हूं, जब भी भारतवर्ष में कुछ अच्छा होता है, भारत की आम जनता खुश होती है, तब कांग्रेस को मातम बनाने का पूरा मौका मिलता है। बीजेपी ने कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठाया। बीजेपी कह रही है पूरा देश खुश है, लेकिन कांग्रेस मातम बना रही। बात सिर्फ इतनी नहीं, बीजेपी पर हमला बोलते बोलते पवन खेड़ा गाली पॉलिटिक्स तक आए। पीएम मोदी ने अपनी मां को गाली देने पर कांग्रेस पर हमला बोला, तो कांग्रेस ने उन्हें रंगमंच का कलाकार बता दिया। बात सिर्फ इतनी नहीं, पवन खेड़ा तो यहां तक कह गए कि जेल में लोग बिना ट्रायल के बैठे हैं, उनकी माएं नहीं दिखती क्या? ये टूल किट था और है, और अब ये टूल किट एक्सपोज हो चुका है कि पहले गाली दिलवाते हैं, फिर हंगामा मचाते हैं, फिर मुद्दा बनाते हैं, फिर मोदी जी आते हैं, आंसू टपकाते हैं, और मेरी मां का अपमान हो गया ऐसे करके बोलते हैं। हाथ यूं होते हैं, आंखों में आंसू होता है, टोन एकदम बदल जाती है। रंगमंच को भी इससे बेहतर कलाकार नहीं मिले। उस आदमी को और किसी की मां नहीं दिखती, किसी का अपमान होता हुआ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हजारों लोग बिना ट्रायल के जेल में बैठे हैं, उनकी माएं नहीं दिखती। उस आदमी के आंसू सिर्फ इलेक्शन में ही क्यों टपकते हैं? क्यों सिर्फ बिहार ही बंद है? अब इस टूल किट को आप कितना भुनाओगे? ये टूल किट एक्सपोज हुए को भी कई साल हो गए। अब सवाल है कि पवन खेड़ा किसके बिना ट्रायल जेल में बैठे रहने की बात कर रहे हैं? क्या पवन खेड़ा का इशारा उमर खालिद और शर्जील इमाम की ओर है? क्या कांग्रेस और पवन खेड़ा को उमर खालिद और शर्जील को बेल नहीं मिलना खल रहा? जो देश विरोधी साजिश रचे, देश की साख गिराने की साजिश रचे, देश के टुकड़े टुकड़े करने की हसरत रखे, वो जेल में है तो कांग्रेस को क्या दिक्कत? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने शर्जील इमाम का वीडियो पोस्ट कर 2 टूक कह दिया कि जो नॉर्थ ईस्ट को देश से काटने की बात करे, उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मगर 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं। एक दिन पहले कांग्रेस के उदित राज, शिवसेना उद्धव गुट के प्रियंका चतुर्वेदी और टीएमसी के महुआ मोइत्रा ने भी उमर खालिद और शर्जील को बेल नहीं मिलने को न्याय व्यवस्था का मजाक बताया था। तो क्या जीएसटी पर बोलते समय पवन खेड़ा का भी यही दर्द निकल कर सामने आया? तभी वो जीएसटी पर बोलते बोलते पहले पीएम मोदी को कलाकार बोले और फिर धीरे से वोट बैंक पॉलिटिक्स वाला खेल कर गए। वैसे उमर खालिद शर्जील का केस लटक रहा, तो इसकी सच्चाई क्या है? खुद पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने बता दिया। एक इंटरव्यू के दौरान पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि 7 बार उमर खालिद के वकील ने सुनवाई की तारीख बदलने की मांग की। आखिर में जमानत की अर्जी वापस ले ली गई। उमर की ओर से पेश होने वालों ने कोर्ट से बार-बार समय मांगा। किसी केस में बहस से इतनी हिचकिचाहट क्यों है? रिकॉर्ड से पता चलता है कि कोर्ट के सामने बार-बार एडजर्नमेंट याचिका डाली गई। तो सवाल तो है कि जानबूझकर केस लटकाओ और फिर न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े करो कि जमानत नहीं मिल रही। तो क्या ये दोहरा खेल चल रहा? पहला की आरोप गंभीर तो उमर शर्जील का बचना मुश्किल, इसीलिए केस लटकाकर उन्हें बचाते रहो, और फिर दूसरा की जेल में रहे
तो तुष्टीकरण के सहारे वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स खेलो। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। विजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, सारिका पासवान आरजेडी के नेता और प्रवक्ता, और सैयद जवाद है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर स्टूडियो में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश शर्मा आपसे शुरू करता हूं। कितना दर्द है भाई उमर खालिद शर्जील इमाम को लेकर? भाई राकेश पांडे जी, दर्द तो आपका पूरे देश को समझ में आ रहा है। गब्बर सिंह टैक्स याद है आपको? मेरे नेता राहुल गांधी ने 9 साल पहले कह दिया था जो सरकार अब पैरों में झुकी है जाके। बिहार के चुनाव की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दे दी बिहार के किसी आदमी ने, वो भी कह रहे हैं कि उन्हीं का आदमी था। प्रधानमंत्री तो खुद ही मां का राजनीतिकरण करते हैं, अपनी मां के पैर छूते तो फोटो खिंचवाते हैं, नोटबंदी में लाइन में खड़ी कराते हैं, पीएम हाउस में एक दिन लाके उसको रैली पे चलाते हैं। भाई प्रधानमंत्री जी औरों की मां को मां नहीं समझते क्या? उन्हीं की मां बिहार के लिए बहुत अच्छी। आप कहते कि सारे भारतीय तैयार हो जाओ, मेरी मां का पान कर दे तो भी अच्छा लगता। ये बिहार में क्यों कहने पड़ा बिहार की माता बहने तैयार हो जाए? कहने के मैं समझता हूं अब ये ढोकर जगदीश जी सुनिए ना सर, जगदीश जी सुनिए ना, राहुल गांधी कहां कहां कैमरे लेकर जाते हैं, या फिर जहां जहां वो जाते हैं कहां कहां कैमरे पहुंच जाते हैं, तो ये डिबेट मैं करना नहीं चाहता हूं। कोई भी पब्लिक लाइफ में राहुल गांधी हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, सोनिया गांधी हो, कोई भी हो, XYZ कोई भी नेता हो, वो जहां जाएगा कैमरे उसके पीछे जाएंगे सर। तो जगदीश शर्मा ये डिबेट मैं नहीं करना चाहता हूं, आपको पहले बता दे रहा हूं मैं। आपसे एक लाइन का सवाल ये पूछा था कि जीएसटी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और इसमें ये दर्द उछालने की क्या जरूरत कि हजारों लोग बिना ट्रायल के बैठे हैं? तो क्या ये दर्द उमर खालिद और शर्जील इमाम को लेकर था कि बेल क्यों नहीं मिली हाईकोर्ट से? राकेश पांडे जी, मुझे इतना बता दीजिए, जब अपनी मां के पैर आप छूते हैं तो कितनी बार कैमरा? अरे भाई मैं पब्लिक लाइफ नहीं हूं, लोगों से मैं वोट मांगने नहीं जाता हूं। आप मां को दिल मैं लोगों से वोट मांगने नहीं जाता हूं। मैं बता रहा हूं, मैं पब्लिक लाइफ में हूं, मेरी भी नहीं मिलेगी। नहीं सर, आप इतने बड़े नेता नहीं है जगदीश जी अभी। नहीं जगदीश जी, आप इतने बड़े अभी नेता नहीं बने हैं कि आपके पीछे जहां जहां जाएंगे वहां कैमरे होंगे। ये बात आप जान लीजिए। कांग्रेस पार्टी में भी सारे नेताओं के साथ ये स्थिति नहीं है। और देश की राहुल गांधी आपकी पार्टी के बड़े नेता, सोनिया गांधी बड़ी नेता, प्रियंका गांधी बड़ी नेता, वो जहां जाएंगे कैमरे जाएंगे, और जहां तक संभव होगा। तो तुलना मत करिए, इतना ही काम कर लो। अब देश की जनता मानने वाली नहीं है। और सुनिए, नहीं और सुनिए, पत्रकार कैमरा लेकर नेताओं के पीछे जाते हैं। पत्रकार अपने पीछे कैमरे नहीं लगवाते हैं, और जो पत्रकार अपने पीछे कैमरे लगवाते हैं वो नेता बन जाते हैं। और मैं उधर भी डिबेट नहीं ले जाना चाहता हूं। कोई भी बेटा अपनी मां के पैर छूकर फोटो नहीं डलवाता है। अरे कितनी तस्वीरें ढोंग करते हैं। फिर वही बात है राहुल, छोड़िए ना, मैं नहीं डिबेट उधर ले जाना चाहता हूं। मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं, मैं डिबेट बिल्कुल डिरेल नहीं। क्या ये दर्द उमर खालिद शर्जील इमाम को लेकर है? आप उमर खालिद शर्जील इमाम को बेल नहीं मिली इसलिए आप निराश हैं? जगदीश लोग जानते हैं। मैं आपसे उमर खालिद शर्जील इमाम को लेकर पूछ रहा हूं। पूरे भारत को बेल ना मिले, हमें कुछ लेना देना नहीं। अच्छा, मतलब पूरा भारत जेल के अंदर है? आपके हिसाब से पूरा भारत जेल के अंदर है कि उसको भले भी बेल ना मिले? बंद करो, ड्रामा बंद करो प्रधानमंत्री जी। हद स्थिति है। विजय शर्मा ड्रामा कौन कर रहा है? बंद करो। ठीक है आता हूं। विजय शर्मा ड्रामा कौन कर रहा है? ये कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं। ये एक समीकरण बनाया जा रहा है कि ये ईवीएम से। देखिए राकेश जी, आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हो? एक हमारे यहाँ कहावत है कि हाथ कगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो इनकी माताजी जो है सोनिया गांधी जी, वो तो आतंकवादियों के लिए रोई थी, ये तो सर्वविदित है। यासीन मलिक जो हत्यारा था हमारे फौजी भाइयों का, उनको प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तत्कालीन उस टाइम के डिनर पे बुलाते हैं। तो ये आतंकवादियों के लिए, आतंकवादियों के ऊपर से केस खत्म किए जाते हैं। और बॉम्बे में जिस तरह से वो आतंकवादियों ने कुकर्ते किया था और उसको किस तरह से आरएसएस के ऊपर बढ़ने की कोशिश की थी, वो भी कांग्रेस के ही नेता थे, तो वो भी आपको पता है। और किस तरह से एक जो माता अब आज यहाँ दुनिया में नहीं है, किस तरह से, मतलब मैं अब वो शब्द यूज नहीं करना चाहता हूं, पर मुझे बड़ा दुख होता है। ये संजय जगदीश जी, आप अपने बच्चों को ये संस्कार देना चाहते हो? अरे वो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो आइडल होते हैं देश के। लोगों को संस्कार मिलते हैं, बच्चों को संस्कार मिलते हैं। अगर अपनी माँ के पैरों में बैठकर वो सेवा करते हैं तो क्या बुराई है इसमें? अगर कैमरा भी दिखा लेते तो क्या बुराई है? आपको क्या मिर्ची लगती है? आप कौन सा इटली का संस्कार लाते हो देश में? आप कौन सा संस्कार लाना चाहते हो इटली का? झूठ बोलता है
जहां आप पैरों में हाथ मिलाते हो और इस तरह से गलत तरीके से मिलते हो, वो आप एक मिनट मैं बीच में आता हूं, मैं बीच में आता हूं, एक मिनट विजय शर्मा होल्ड, सुनिए जगदीश जी, सुनिए ना सर, प्लीज 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 प्लीज। मैं इस बात पर बिल्कुल डिबेट नहीं करने का इच्छुक हूं कि कौन नेता कहां गया, उसके पीछे कैमरा कहां तक गया, वो चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, और चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, सबके साथ वो घर में पारिवारिक समय भी बिताते हैं, तो कैमरे वहां तक जाते हैं जहां तक संभव होता है, जहां तक वो अलाउ करते हैं। तो ये मैं डिबेट का मेरा विषय नहीं है। मैं आपको टाइमर ऑन करके दे रहा हूं। उमर खालिद शर्जील इमाम को बेल नहीं मिली, इसका इतना दर्द क्यों है आपको? जो इस देश के टुकड़े करने की हसरत पाले, आपके नेता कह रहे बेल नहीं मिली, न्याय व्यवस्था का मजाक उड़ गया। पांडे साहब, मुद्दों से भटकाओ मत देश। मैं मुद्दे से नहीं भटका रहा हूं, मेरी पहली लाइन है डिबेट की। समस्या ये है, जीएसटी बहाना, असल मकसद वोट चोर गद्दी टुकड़े टुकड़े गैंग पर आंसू बहाना। मेरी डिबेट की ये पहली लाइन है जगदीश जी, तो मैं अपने डिबेट से भाग रहा हूं, आप मेरे टॉपिक से भाग रहे हैं, और ये लाइन सबको बताई जाती है। ये है, वोट चोरो गद्दी छोड़ो। नहीं सर प्लीज, देश का बच्चा ना आऊंगा उस पर। आप उमर खालिद शर्जील इमाम पर बोलिए, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं। आप उमर खालिद शर्जील इमाम पर बोलिए, मैं अपना बोलना बंद कर दूंगा। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं। की बात करेंगे, हाँ, ये कोर्ट का काम है। बेल दे या ना दे, कोर्ट का काम है, हमारा काम नहीं है। अच्छा, न्यायपालिका हमारे अंडर नहीं है। अच्छा, मोदी जी के अंडर है। अच्छा, तय करेंगे जमानत किसको मिलनी है, क्या नहीं मिलनी है। अच्छा, आपने देखा छोटे छोटे मामले में 3 साल लोग आप जेल में रखते हो, रखो। अच्छा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा, समय आ रहा है। अच्छा, समय आ रहा है। हाँ। और सबसे पहले मैं तो समझता हूँ देश को, मीडिया को सुधारना पड़ेगा। ये मीडिया मोदी से भी ज्यादा खतरनाक है। भाई जगदीश जी प्लीज, जगदीश जी प्लीज, ये मोरल टीचिंग मत दीजिए। आप अपने गिरबान में झांकिए, आप अपने गिरबान में झांकिए जगदीश जी, गिरबान में अपने झांकिए। अवधेश जी को मैं लाता हूँ डिबेट में। अवधेश जी, विजय जी रुक जाइए, नहीं रुकिए, ये मीडिया पर आए तो मीडिया से ही जवाब मिलेगा। ये मीडिया पर आए तो मीडिया पत्रकारों से ही जवाब मिलेगा। अवधेश जी, ये 1.5 मिनट मैंने टाइमर ऑन करके ये रिक्वेस्ट करता रहा कि उमर खालिद शर्जील इमाम पर बोलिए। पवन खेड़ा ने अगर ये कहा कि हजारों लोग बिना ट्रायल के बैठे हैं, तो मैंने ये भी सवाल पूछा कि क्या वो दर्द उमर खालिद और शर्जील इमाम को लेकर था? इनके पास ये भी विकल्प था, बोल देते कि नहीं उनको लेकर नहीं था, लेकिन ये नहीं बोले। और नहीं बोले क्योंकि इनकी पार्टी के एक नेता ने कहा था कि बेल नहीं मिला तो न्याय व्यवस्था का मजाक है। रुकिए ना, और ऊपर से मीडिया को धमकी कि मीडिया को ये सुधारेंगे। नहीं तो जगदीश शर्मा तो वही प्रतिध्वनित करेंगे जो पार्टी कर रही है। पार्टी ने तय किया है कि इस विषय पर बोलना ही नहीं है। देखिए, इस समय का सिचुएशन यह है कि कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ताओं को छोड़ दीजिए, तो लीगल और बाकी उन सबके एक्स हैंडल जाके देख लीजिए। एक उमर खालिद का एक भाषण जो है किया जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति को जमानत नहीं मिली है, इन्हीं के वकील लोग हैं, जरा जाइए एक्स पर और देखिए। उसका एक भाषण है जिसमें वो गरीबों की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वो कानून में बदलाव की कुछ बात कर रहा है। तो बोला कि इस तरह के व्यक्ति को इतने साल जेल में किस आधार पर रखा जा रहा है, कुछ अजीब अजीब टाइप के है। और 1-2 नहीं है, ये कल से ही सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो ये चल रहा है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि पीरा कहां है। इन लोगों के जो 18 लोग थे, इनके मुकदमा लड़ने वाले कौन लोग थे, इनकी मीटिंग कहां होती थी? अभी एक मीडिया हाउस ने बाजाप्ता इस बात के प्रमाण के साथ छापा है कि शर्जील इमाम, उमर खालिद और योगेंद्र यादव इस सब किसके घर पर बैठे थे, जहां की बात हो रही थी कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के समय कैसे दिल्ली में जो है थोड़ी अव्यवस्था पैदा की जाए। अरे जगदीश जी, कुछ सच्चाई सुन लीजिए। मुझे कांग्रेस से कोई बैर नहीं है, आप भी हमारे पुराने मित्र हैं, काहे ऐसे चिल्लाते रहते हैं गला फाड़ के? आपकी पार्टी नहीं, सुनिए, आपकी पार्टी अगर उसको न्याय व्यवस्था पर अगर थोड़ा भी विश्वास है तो जमानत न देते हुए जो टिप्पणी हाई कोर्ट ने की है उसको एक बार देख लीजिए। उसने कहा है कि विरोध करना आपका अधिकार है, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक हिंसा करना उसकी स्वीकृति नहीं मिल सकती है। और इसमें षड्यंत्र पूर्वक हिंसा की बू आती है तो मीडिया तो वही दिखाएगा ना जो कोर्ट ने कहा है, जो सच्चाई दिखती है। और दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दायर किया है उसमें बताया जा रहा है कि कैसे सीएए को दादी नानी के नाम पर झूठ बोला गया, कैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, कैसे तय किया
दिया गया कि तिमारपुर में मेट्रो को कैसे डिस्टर्ब करना है, वहां कौन पत्थर चलाएगा, एक पेट्रोल पंप में कैसे आग लगानी है, सारे देश के सामने और कोर्ट के सामने है। ठीक है, ठीक और है। उसमें जगदीश जी, कांग्रेस मेरी पार्टी रिक्वेस्ट के है भी आपसे, कुछ नेताओं के आप नाम लोग है। पहले ये तय कर लीजिए भाई कि आपको लड़ना किससे है। आपको इस देश की मीडिया से लड़ना है या बीजेपी का मुकाबला करना है, ये आप लोग पहले तय कर लीजिए। आप लोग इसी में कंफ्यूज हैं। ऑपरेशन सिंदूर होगा तो तमाशा हो गया, ठीक है। एयर स्ट्राइक हो गई तो सबूत लेकर चले आओ, ठीक है। बिहार में एसआईआर हो गया तो टाइमिंग को लेकर आप सवाल उठा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां को गाली दी गई, इस पर दुख जताया, इस पर दुख जताया तो आप कलाकार कह देंगे, और फिर आप कहेंगे कि मीडिया इसे दिखा क्यों रहा है, मीडिया सवाल क्यों कर रहा है। आपकी पार्टी के नेता अगर कुछ भी बोलकर चले जाए उस पर सवाल करो तो मीडिया दिखा क्यों रहा है। रुकिए राकेश पांडे जी, हाँ। जो बीजेपी को बोलना चाहिए वो आप लोग बोलते हैं। अरे प्लीज, बीजेपी नहीं बोलती है, आपको भी बोलते हैं। और सुनिए, आप जनता की बात करिए, हालात की बात करिए। सुनिए जगदीश जी, मैं आपके लेवल पर उठकर डिबेट नहीं करना चाहता हूं, वरना आप लोग यहां पर बोलते हैं उसका टेप जाकर पाकिस्तान में बच जाता है और आप लोग उसका कवर फायर देकर घूमते रहते हैं। तो मत उधर लेकर जाइए डिबेट को। मैं कह रहा हूं आपको जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दो मेहमान अभी तक नहीं बोले, रुक जाइए। सारिका पासवान, सारिका पासवान, दो सवाल आपसे हैं, दो सवाल आपसे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कलाकार, मतलब कुछ भी बोल देंगे, मतलब मां का दुख अगर किसी एक बेटे ने कहा तो वो कलाकार हो गया, पहला। दूसरा है ये शर्जील उमर खालिद को बेल नहीं, इस पर आपका स्टैंड क्या है पार्टी का, वो भी बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी के सवाल पे मैं आपको जवाब दे दूं कि प्रधानमंत्री जी के माता के अपमान पे 3 दिनों से बहुत जबरदस्त डिबेट चला, हर चैनलों पे चला, प्राइम टाइम्स में चला कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के माता का अपमान किस मंच से हुआ। माफी मांगे राहुल गांधी, माफी मांगे तेजस्वी यादव। आज बिहार में आहूत की गई थी बिहार बंद का, और मुझे उम्मीद थी कि उस पर हम आज चर्चा करेंगे कि किस तरीके से सड़कों पे आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक महिला शिक्षिका को धक्का दिया, किस तरीके से आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने गर्भवती महिला को हॉस्पिटल जाने से रोका, और इतना ही नहीं, ये तक प्रश्न कर दिया कि दर्द उठना अभी जरूरी था क्या, जब पता था कि 7 बजे से लेकर 12 बजे तक बिहार बंद है, भाजपा ने बिहार बंद करवाया है। तो महिलाओं के प्रति ये सम्मान जो है ना, आज बिहार की सड़कों पे अब भेज दे क्या वीडियो, यही तो बात है। आप लोग कहां से आ गया है? 12 बजे तो 12 बजे तो बंद समाप्त हो गया। नहीं, मेरा उसमें एक और मेरा उसमें सवाल है। 12 बजे बंद समाप्त हो गया। इमरजेंसी सेवाएं सारे इससे मुक्त रखा गया था, हॉस्पिटल जाने वाले को मुक्त रखा गया था। सुनिए, नहीं ठीक है अवधेश जी, मैं इसमें एक अलग लाइन लेता हूँ, मैं इसमें एक अलग लेता हूँ। सुनिए ना मैडम, सुनिए सारिका जी, मैंने मान लिया आप जो कह रही हैं, गंदी गाली दी गई, उसके एक शब्द में आलोचना की बजाय अगर भाजपा विरोध कर रही है तो नहीं, एक शब्द में किसी ने उसकी आलोचना नहीं की कि वो गलत हुआ है, हमारा विरोध है, हम गाली से सहमत नहीं है। ये 4-5 दिनों तक बोलने के लिए तैयार नहीं। कल तेजस्वी जी ने थोड़ा बहुत बोला है, और पूरे नहीं सारिका पासवान, सारिका पासवान, सारिका पासवान, सारिका पासवान, अवधेश जी एक मिनट। सारिका पासवान सुनिए, सारिका पासवान सुनिए, मैंने मान लिया आपने जो कहा। सुनिए, अगर वो सुनिए अवधेश जी एक मिनट। सारिका पासवान, आपने जो कहा है, आपने जो कहा, सुनिए, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब मिलेगा यहां पर। विजय शर्मा उसका देंगे, और वो तस्वीरें कुछ मैंने भी सोशल मीडिया पर देखी। और सुनिए ना, रुक जाइए सारिका जी, सवाल सुनिए। लेकिन सवाल यह कि क्या आप ये सवाल पूछने का आपकी पार्टी नैतिक अधिकार रखती है? आपकी पार्टी ने जब बिहार बंद बुलाया था, कितनी जगहों पर एम्बुलेंसेस रोकी गई थी और कहा गया था कि देख लेंगे, तब तो नहीं ट्रेन रोकी गई, बसें नहीं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये सिर्फ पूछ रहा हूं कि ये सवाल पूछने का क्या नैतिक अधिकार आपको है, आपकी पार्टी को? चलिए आइए अब उमर खालिद पर बोलिए। तुलना करनी पड़ेगी, ये तुलना की भी है कि राजनीतिक संस्कृति कौन सी चल रही है देश में। राकेश जी, हाँ ठीक है मैडम, 30 सेकंड से ज्यादा, 1 मिनट करीब करीब बोलिए। अवधेश जी रुक जाइए। सारिका पासवान, अब उमर खालिद शर्जील इमाम पर बोलिए। आप मुझे, अरे उमर खालिद पे भी बोलेंगे और मोदी जी पे भी बोलेंगे। बोलिए उमर खालिद पर। तो इम्पोर्टेंट ये बात है कि 3 दिनों से प्राइम चैनल्स में डिबेट तो क्या दिक्कत है? आज बिहार में, अरे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर किसी की मां को गाली हो जाए, देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली, और आप चाह रहे हैं कि चैनलों पर डिबेट भी ना हो और उस पर सवाल भी ना पूछा जाए? 30 सेकंड में आपको नहीं, उमर खालिद शर्जील इमाम पर बोलिए। 30 सेकंड नहीं, 1 मिनट देता हूं। उमर खालिद शर्जील इमाम, आज हम ये बताएंगे कि बिहार में किस तरीके से भाजपा के गुंडा। उमर खालिद शर्जील इमाम, उमर खालिद शर्जील इमाम, आप जितनी देर बोलेंगी मैं चुप रहूंगा। बार बाला बोला किस तरीके से गर्भवती महिला, अरे बोला गलत है, को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। मैं कह रहा हूं गलत है। अब उमर खालिद शर्जील इमाम पर आइए, उमर खालिद शर्जील इमाम पर आइए।
कहा? उमर खालिद शर्जील इमाम पर आइए। नहीं बात करेंगे ये वाला बात पे क्यों? उमर खालिद शर्जील इमाम पर बोलिए। उमर खालिद शर्जील इमाम पर बोलिए। पूछने का उमर खालिद शर्जील इमाम पर बोलिए। क्या दिक्कत है? वोट बैंक नाराज हो जाएगा। नैतिक वाले विषय पे, अरे जिस भारतीय जनता पार्टी का नारी और नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है, उसी विषय पे आप 3 दिनों से हमसे भुकवा रहे थे, और आज जब हम बोल रहे हैं तो कह रहे हैं कि खालिद पे बोलिए, खालिद पे बोलिए। अरे मोदी पे कहा नहीं बोलेंगे जी? मोदी पे बोलेंगे? अरे बोलिए। 2 दिन पहले अभी तक बोली ना मोदी पर, अब शर्जील इमाम पर बोलिए। क्या वोट बैंक नाराज हो जाएगा क्या सारिका पासवान? दिलीप जैसा मुस्लिम वोट बैंक नहीं मिलेगा क्या आपको बिहार में? अरे कैसे नहीं मिलेगा? मुस्लिम भाई हमारे, हम लोग को वोट देंगे। आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है मुस्लिम भाइयों का। अच्छा, मुस्लिम भाई, दलित भाई, ठेकेदारी है क्या? भाई सब हम लोग को वोट करेंगे। ठेकेदारी है? ये जवाब दीजिए ना उमर खालिद शर्जील इमाम पर, बोलिए। वोट के लिए अपनी माता को घसीट करके ना, छोड़िए ना, पॉलिटिक्स के छोड़िए छोड़िए। कौन वोट के लिए किसको घसीट रहा है? उमर खालिद शर्जील इमाम। माँ को भी घसीट करके ले आए उमर खालिद शर्जील इमाम। अरे मोदी जी अपनी मरी हुई माँ को घसीट के ले आए राजनीतिक पटलों पे और रोने लगे। 1.5 मिनट, चलिए एक छोटा जवाब 30 सेकंड का विजय शर्मा आपका। 1.5 मिनट इनको भी दिया। उमर खालिद शर्जील इमाम पर जुबान नहीं खुली, जाहिर सी बात है वोट बैंक का सवाल है, बोलेंगे नहीं। राकेश जी, ऐसे अपराधी जो देश के टुकड़े करने की बातें करते हो, चिकन नेक की, उस आदमियों के साथ कांग्रेस खड़ी है। कमाल की बात है। और देश के प्रधानमंत्री जो उनकी माताजी अभी रही भी नहीं है, उनको गाली देने वाले को कैसे बचाव कर रहे हैं कि उसने गाली दी थी, उसने गाली थी, तो आप क्या सर्टिफिकेट देना चाहते हो कि और गाली दीजिए? और मैं बताता हूं 2007 से शुरू हुआ ये, जब मौत के सौदागर सोनिया गांधी जी ने बोला था मेरे प्रधानमंत्री को, उस टाइम मुख्यमंत्री थे, तो इस सिलसिला तो तब से शुरू हुआ है। तो ये चाहते हैं गाली दे, क्योंकि इनको लगता है कि गरीब का बेटा कैसे प्रधानमंत्री बन गया। आप मुझे बताइए, न्यायिक प्रक्रिया में क्या इनको विश्वास नहीं है क्या? जब इनके हक में फैसला आता है तो ठीक, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। ये कौन सी बात हो? सारिका जी कह रहे हैं हमारा तो 7 बजे से बंद था, हमने तो पूरी मानवता का ध्यान रखा। आपकी तरह थोड़ी है कि आपके यहाँ किस तरह से हाल होता है और बसें किस तरह से रोकी जाती है। और मैं दूसरा बताना चाहता हूँ, एक अभी बात रखी जगदीश जी ने कि अपनी माताजी को लाए। मैं एक वीडियो, आप देखिए वीडियो, राहुल गांधी अपने माताजी के साथ फल तोड़ रहे हैं 10 जनपद में, और फिर उसका जैन बना रहे हैं, वो भी मैं फोटो दूं। वहां क्यों ऐसा राहुल गांधी जी ने किया? तो ऐसा भ्रमित ना करें टीवी के ऊपर बैठ के। ठीक है, और माता तो माता। ठीक है, नहीं, मैंने पहले ही कह दिया कि मैं इस पर डिबेट नहीं करना चाह रहा हूं कि कौन किसके साथ फल तोड़ रहा है, कौन किसके जूते कहां बांध रहा है, कौन किसके साथ। नहीं, ये पारिवारिक रिश्तों पर डिबेट नहीं है। बड़े नेता हैं, कोई भी है, उनके साथ कैमरा जाएगा, और अगर आप कहते हैं कैमरा क्यों चला गया, तो फिर आप अपने गिरबान में जाकिए कि आपके नेता के साथ कैमरा कहां गया। मैं उधर नहीं चर्चा करना चाहता हूं। अब सैयद जवाद खालिद शर्जील इमाम पर देखिए, यहां ना जगदीश जी का मुंह खुला, ना सारिका पासवान का मुंह खुला। पवन खेड़ा ने कहा कि इन माओं का दर्द नहीं दिखता है, तो मतलब ये पूरा दर्द खालिद शर्जील इमाम, वोट बैंक का सवाल। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। बात का आगाज़ एक शेर से करता हूँ कि हमें खुशबू की तरह महसूस किया जाए, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। हमें खुशबू की तरह महसूस किया जाए, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। और फैसला जो कुछ भी लिखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? देखिए, हम कहते हैं कि इंसाफ है उमर खालिद शर्जील इमाम। नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं। आप खुशबू का, अब आप शेर का मतलब निकालना चाहेंगे तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज, अब जो निकालिए, एक वसीम बरेलवी साहब का शेर था, वो बहुत पहले लिखा है। दूसरी सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, आपको आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात कहे हुए, अरे रुक जाइए साहब, ये मैं किसी के बीच में नहीं बोला। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता का जिस शख्स ने अपमान करा है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सिर्फ माता नहीं है, वो मेरे लिए भी उनकी माता है और देश के लिए भी माता है। उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दर्द मैं समझ सकता हूँ। मैंने भी अपनी माँ को 1.5 साल पहले और वालिद को खोया है, मैं जानता हूँ वो तकलीफ को। लेकिन आपको एक दर्द और भी बताता हूँ। एक माँ का दर्द आपके सामने है। वो दर भटकती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही कि मेरा नजीब कहाँ है। नजीब की माँ का दर्द सुनाई दिया? किसी ने आवाज उठाई उस माँ के लिए जिसका बेटा कहाँ गायब हो गया? देश की एजेंसियां बता नहीं पाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उस माँ का भी दर्द समझना चाहिए। वो दर चिल्लाती रही, तमाम मीडिया चैनल्स के अंदर जाती रही, लेकिन उसका बेटा आज तक मिल करके नहीं दिया। जकिया जाफरी का दर्द आपको याद आया?
दर दर भटकती रही, इंसाफ नहीं मिला। खामोश बैठिए, मैं बीच में यार इनको रोकेंगे नहीं रोकेंगे, मैं बीच में बोला आप देखिए, चिंता नहीं हुई आप। अरे सुनिए आप चुप जाइए, थोड़ी देर सुनिए, ठीक है। उसके बाद आपको अरे भाई अवधेश जी, मैं माजरत के साथ कह रहा हूं कि खामोश हो जाइए, मैंने आपको सुना है। समय जब बिल्किस बानो का दर्द नहीं याद आया, आप फिर सुनिए, बिल्किस बानो का दर्द नहीं आया, वो भी तो किसी की माँ थी, माँ है, वो दर्द नहीं आया। करके और यहाँ जिस ढंग से मणिपुर में जिन महिलाओं को नंग्र परेड कराई गई, 54 लोग वो भी तो किसी की माँ थी, वो भी तो किसी की बेटी थी, वो भी तो किसी की बीवी थी, वो भी तो किसी की बहन थी, वो दर्द याद नहीं आया, दो अल्फाज नहीं बोलने गए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी चले जाते। और एक बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तीसरी सबसे बड़ी चीज कह रहा हूं, जब जब दलितों की बात आती है, मुसलमानों की बात आती है, ओबीसी की बात आती है, न्याय होता दिखता नहीं नजर आता। और सवाल खड़े हो रहे हैं, बड़ी बड़ी हम नहीं खड़े करे, इंटरनेशनल लेवल पर एक सवाल आप इतनी देर तक बोले, मैं बीच में नहीं आया। एक मिनट अवधेश जी, सही जवाब सुनिए ना, सही जवाब। आप जाकिया जाफरी से लेकर नजीब से लेकर आप मणिपुर तक चले गए, उमर खालिद शर्जील इमाम पर नहीं बोले। आपकी नजर में उमर खालिद शर्जील इमाम का बेल होना न्याय है कि अन्याय है? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे सीधा, न्याय या अन्याय? मैं इस कॉन्टेक्स्ट में इस बात को न्याय या अन्याय के तौर पे नहीं देख रहा हूं। मुझे इसी तौर पर जानना है, सिर्फ इस तौर मुझे इसी तौर पर जानना है। मैंने तो उमर खालिद शर्जील को बेल नहीं मिलना न्याय या अन्याय? बेल उनका अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। और मतलब जो देश मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, बेल अधिकार है, बेल अधिकार है। सही जवाब। मैं खुल करके कह रहा हूं, एक्सपोज हो रहे हैं देश के सामने, जो चिकन नेक को तोड़ने की बात करे, जो असम को हिंदुस्तान को अलग करने की बात करे, उसको मणिपुर जला दिया देश में खुला मणिपुर जलता है सरकार के दौर में, मणिपुर जलता है, मणिपुर मणिपुर जलता रहे सरकार। सैयद जवाद शर्म ऑन यू, जो शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे शर्म आ रही है, बिल्कुल शर्म मुझे आपको। इस चीज की आ रही है कि बहुत बेशर्मी से देश के सामने ये बात कह रहे हैं कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल मिलनी चाहिए, की बात होती है, को बेल मिलनी चाहिए, जो कह रहा है कि चिकन नेक को अलग कर दो, जब ओबीसी की नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से अलग कर दो, असम को भारत से अलग कर दो। वैसे आदमी को कह रहे हैं कि देश में खुला छोड़ दो। कौन किसने कहा खुला छोड़ दो? आप कह रहे हैं। मैंने कब कहा? बेल मिलने का मतलब क्या होता है? बेल मिलने का मतलब क्या होता है? कितने लोग? अच्छा सुनिए, आसाराम को राम रहीम, आसाराम पर मत जाइए, सुनिए, अभी आसाराम पर मत जाइए। राम रहीम के आसाराम ने इस देश को तोड़ने की बात नहीं की। आसाराम ने जो अपराध किया उस अपराध की सजा मिलेगी। देश को तोड़ने की बात और अपराध दोनों अलग चीजें। जिन आपको नजीब, अभी मैंने आपसे कहा, मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, दर्द नहीं शर्जील इमाम का बयान, शर्जील इमाम आप अभी नजीब से मत जाइए, आप नहीं अभी आपको नजीब और जाकिया जाफरी तक नहीं जाने दूंगा। सैयद जवाद, मैं आपको नजीब और जाकिया जाफरी तक नहीं जाने दूंगा। मैं आपको कह रहा हूं, नहीं जाने दूंगा मैं हर उस मजलूम तक। सैयद जवाद, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तो यार उमर खालिद, अब रुक जाइए अवधेश जी, अब रुक जाइए सैयद जवाद, आपकी बेशर्मी इस देश ने देख ली। सैयद जवाद, मैं खुलकर कह रहा हूं, आपकी बेशर्मी इस देश ने देख ली। अवधेश जी, इनके हिसाब से उमर खालिद शर्जील इमाम, इनके हिसाब से उमर खालिद शर्जील इमाम मजलूम है। जो आदमी ये कहे कि नॉर्थ ईस्ट को अलग कर दो, भारत को अलग कर दो, चिकन नेक को काट दो, अरे ट्रायल और मुस्लिमों को भड़काने के लिए करिए ना ट्रायल। होगा नहीं होगा? पूर्व सीबीआई ने क्या कहा? चंद्रचूड़ ने क्या कहा? आप बताइए क्या कहा? क्या कहा? मैंने अभी कहा आपसे, क्या कहा? नजीब की मां का दर्द क्या कहा? क्या कहा? किसी ने क्या कहा? नहीं सुना। क्या रिपोर्ट आई चंद्रचूड़ ने? अब मैं एक मिनट, अवधेश जी में आ रहा हूं, सुनिए, मैं देश को बताता हूं, उसको हम क्या सुनते? पूर्व इस देश के एक मिनट, इस देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा कि 7 बार उमर खालिद के वकील ने सुनवाई की तारीख बदलने की मांग की। क्यों मांग की भाई? आखिर में जमानत की अर्जी वापस ले ली गई। क्यों ले ली गई भाई? उमर की ओर से पेश होने वालों ने कोर्ट से बार बार कहा कि माय लॉर्ड अगली तारीख दीजिए, समय दे दीजिए, समय दे दीजिए। किसी केस में बहस में इतनी हिचकिचाहट क्यों है? इसलिए पूर्व सीबीआई का सवाल है, क्यों नहीं फाइनल सुनवाई होती है? जिस राजनीतिक षड्यंत्र रिकॉर्ड से ये पता चलता है, हम जानते हैं। अब अवधेश जी, रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि कोर्ट के सामने बार बार एडजमेंट याचिका डाली गई। तो आखिरकार ये एडजमेंट याचिका क्यों? अब रुइए अवधेश जी, मुसलमान और ये मुसलमानों वाला कार्ड मेरे सामने मत खेलिए। सैयद जवाद, ये मुसलमानों वाला कार्ड मेरे सामने मत खेलिए। अवधेश जी, हाँ खेलते रहिए, खेलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। खेलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अवधेश जी बोलिए। लोगों के साथ ठीक है सर, हो गया। अवधेश जी बोलिए। नहीं सैयद जवाद जरा शांत हो जाए। राकेश पांडे जी, इन्होंने केवल शर्जील इमाम उमर खालिद की बात नहीं की है,
जो इस देश के माओइस्ट लगातार कहते रहे हैं कि इस देश में इन्होंने कहा है कि दलितों और मुसलमानों का जब भी मामला आता है न्यायालयों में न्याय नहीं होता है। 52 साल ज्यादा डेंजरस है कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया। मुसलमान अगर इस देश में आग लगा दे, दंगे करा दे, गोली मार दे, अरे उस आईबी के कर्मचारी को याद से छुरे मार के 46 छुरे उसके शरीर में लगे थे और ताहिर हुसैन ऐसे लोगों ने उसको नाले में फेंक दिया था मार करके, और आपको याद नहीं आ रहा है। लोगों को नाथूराम गोडसे के समर्थकों को एक्सपोज करूंगा, नहीं ऐसी आइडियोलॉजी को एक्सपोज करूंगा जिन्होंने संविधान की प्रतिनिधित्व जलाई। पूरे देश के न्यायालय के बारे में ये कह रहे हो जिन्होंने विजय शर्मा के न्यायालय ठीक है, एक मिनट सही जवाब ऐसे लोगों को एक्सपोज करूंगा। अरे आप खुद एक्सपोज हो गए, आइडियोलॉजी से आप खुद एक्सपोज हो गए, हमेशा आप खुद एक्सपोज हो गए। आप किसी को क्या एक्सपोज करेंगे? आप किसी को क्या एक्सपोज करेंगे? हम जानते हैं ऐसे लोगों को। सैयद जवाद आप किसी को क्या एक्सपोज करेंगे? अरे खुद नंगे हैं, आप खुद एक्सपोज हो गए देश के सामने। विजय शर्मा ये खुद एक्सपोज हो गए। इनके लिए उमर खालिद शर्जील इमाम मजलूम है। मेरे लिए हर वो शख्स मजलूम है। ठीक है सर, आप मजलूम न्याय आप मजलूम बताते रहिए, लगातार तो जाकर सुनवाई करवाइए। नहीं हम अभी तक इतना समय क्यों हो गया? सुप्रीम कोर्ट में जाकर सुनवाई करनी चाहिए। इस देश में रात को 2 बजे भी खुल जाती है। रुक जाइए विजय शर्मा आता हूं, इसके बाद जगदीश जी रुक जाइए। राकेश जी, जावेद जी का चेहरा आज बेनकाब हो गया देश के सामने। अरे बेनकाब किस आपका तरह से चेहरा इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया न्यायपालिका के ऊपर, और ये जिनका नाम ले रहे हैं आसाराम हो, राम रहीम हो, सब सजा काट रहे हैं जेल के अंदर, सबको सजा हो रही है, और ये जबरदस्ती छीनना चाहते हैं वोट के अंदर। और हाई कोर्ट के ऊपर कैसे इन्होंने उंगली उठाई है, क्योंकि इनका हाथ, कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ। आपने देखा होगा कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ। वो आदमी सार्वजनिक तौर पर देश को तोड़ने की बात करता है, और ये व्यक्ति टीवी के ऊपर बैठकर, नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर, जिम्मेवार टीवी चैनल पर बैठकर उनको जमानत मिलनी चाहिए। चलिए ठीक है, समय इतना ही है, समय इतना ही है। जगदीश जी नहीं आ पाऊंगा माफी के साथ, समय इतना ही है, समय इतना ही। एक बात करते हुए सैयद जवाद, क्या आप एक्सपोज हो गए देश के सामने? उमर खालिद शर्जील इमाम मजलूम है जो देश को तोड़ने की बात करे, शर्मा नहीं चाहिए। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।